मोशन, कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है? देखो जैसे नाम से हमें दिख रहा है कि कंस्ट्रेंड, कुछ रुकावट पैदा करेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, वी विल ब्लॉक सम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सच अ मोशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि हमारी मोशन करने की स्वतंत्रता, है ना। जैसे मान लो मेरे पास ये डब्बा है, राइट। इन 3D स्पेस में क्या कर सकता हूँ, इसको ऊपर नीचे ले जा सकता हूँ, दाएं बाएं ले जा सकता हूँ, आगे पीछे ले जा सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा रोटेट कर सकता हूँ, ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ, ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ, ठीक, ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास तीन तो पॉसिबिलिटी रोटेट करने की है और तीन ही मूव करने की। देखो बेटा, एक तो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट राइट, नंबर एक। दूसरा ऊपर नीचे, नंबर दो। तीसरा ऐसे आगे पीछे। तीन तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीन तरीके से ऐसे मूव कर सकता हूँ। चौथा देखो, इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक। पांचवा ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक। छठा ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे ये बच गया था। तो छह तरीके से मैं मोशन कर सकता हूँ। तीन तो लीनियर मोशन होंगे और तीन रोटेशन होंगे। तो एक तो बोलते हैं ट्रांसलेशन, तीनों को तो ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, और तीन रोटेशन, ठीक है। तो हमारे पास किसी भी 3D स्पेस के अंदर किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, यानी कि छह तरीके से वो मूव कर सकता है, उसको बोलते हैं स्वतंत्रता, मूव करने की फ्रीडम। तो वो छह होती है डिग्री, मतलब कितने डिग्री है, हुई कितनी, छह, 6 डिग्रीज फ्रीडम, आजादी मूव करने की। अब तीन होगी ट्रांसलेशनल और तीन होगी रोटेशनल। अब बात आती है कॉन्स्ट्रेंड मोशन क्या है। कॉन्स्ट्रेंड मोशन ऐसा मोशन होगा जहां पे हम इन छह के छह में से कुछ एक को ब्लॉक कर दें, है ना। कुछ एक को ब्लॉक कर दें, एक को भी ब्लॉक कर सकते हैं, दो को भी, तीन को भी, ठीक है। लेकिन ब्लॉक करने से हमें क्या होगा ना, फाइनल आउटपुट जो आएगा वो हमें एक डिफाइंड मोशन मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक ही डायरेक्शन में मोशन मिलेगा। कुछ तो हमारे द्वारा ब्लॉक की जाएंगी, कुछ हमारे सिस्टम के द्वारा ब्लॉक हो जाएंगी, राइट। तो ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगी केवल एक। ऐसे मोशन को बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल एक बचेगी। कुछ तो हम ब्लॉक कर देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, और कुछ ग्रेविटी वगैरह इस तरीके के एक्सटर्नल फोर्सेस से ब्लॉक हो जाएंगी। तो बाकी बचेगा केवल एक ही डायरेक्शन में, निश्चित डायरेक्शन में एक मोशन बचेगा, उसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। अब डेफिनेशन देखो, कंस्ट्रेंट मोशन रिजल्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स्ड टू मूव इन ए रेस्ट्रिक्टेड वे। किसी रेस्ट्रिक्टेड, किसी पहले से प्री डिफाइंड तरीके से अगर मूव करने के लिए हम उसको प्रतिबद्ध कर दें, हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, दैट इज व्हाट इज कंस्ट्रेंट मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने इस तरीके से ब्लॉक कर दिया कि वो हम जहां से चाह रहे हैं वहीं से मूव करेगा, तो दैट इज कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। दो पॉपुलर हैं तरीके, पहला वाला है स्ट्रिंग एंड रोड। स्ट्रिंग क्या होता है, मासलेस, लाइट मासलेस स्ट्रिंग, ये हमने देखा था ना। तो इसी को बोला था कि लाइट एंड मासलेस स्ट्रिंग, तो कोई तार होगा, वायर होगा, पतली तार होंगी, दैट इज दैट थिंग। इसको नाम बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट या फिर रोड कंस्ट्रेंट, राइट। और अगला होता है वेज। वेज क्या होता है, वेज तो यही होता है इंक्लाइंड प्लेन। तो आपको ये दो ब्रॉडर कैटेगरी मिलेंगी, तो इनको एक एक बार डिस्कस करते हैं। अब तरीका कुछ नहीं है, तरीका बस इतना सा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सच अ मोशन जहाँ पे डिफाइंड हो। अब देखो, देख तो हम पहले ही चुके हैं इसको। देखो अभी ये स्लिप होके नीचे आया ना, तो क्या हुआ कि इस तरीके से हमने इसको ब्लॉक कर रखा था कि ये मोशन जो इसका है वो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होगा। वो हमें पहले ही पता था कि फिसल के ऐसे ही नीचे आ सकता है। तो कुछ तो हमने ब्लॉक किया बाय प्लेसिंग वेज, कुछ ग्रेविटी इस पे डाउनवर्ड था तो ग्रेविटी की वजह से रुक गया। तो क्या हुआ, ना तो रोटेट कर पाया ना कुछ हुआ, बस स्लाइड करके इधर आ गया, ठीक। तो ये था कंस्ट्रेंट मोशन। अब सबसे पहला देखते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग क्या था जी, लाइट और इनएक्सटेंसिबल। लाइट मतलब सेल्फ वेट नेग्लेक्ट कर दो, और इनएक्सटेंसिबल मतलब कि चेंज इन लेंथ इज जीरो। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, कंसीडर ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग विच हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज ये हैं, पहला, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट मतलब कि ये इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग इज, अच्छा है लिखा भी है इनएक्सटेंसिबल। ऑलवेज रिमेन्स टाइट, डज नॉट स्लैक। अब क्या होगा, देखो स्लैक क्या होता है, स्लैक का मतलब होता है कि ढीला हो जाना। मैं आपको वायर दिखा रहा हूँ, ये वायर देखो अभी खींच के रखी है मैंने, ठीक है, टाइट है बिल्कुल, दिख नहीं रही है शायद ब्लैक कलर की वजह से। रुको व्हाइट कलर की वायर दिखाते हैं। देखो ये वायर है, अब ये वायर देखो ऐसे ढीली हो गई है, राइट। और इसको खींच के रखूंगा तो ये टाइट है, दिख रही है सबको कि हाँ जी टाइट है। दिस इज नोन एज टाइट या फिर स्ट्रेच्ड।
और स्लैक का मतलब क्या होता है, ऐसे ढीला हो जाना, ये दिस इज स्लैक्ड। स्लैक मतलब ऐसे पिचक गई है। तो अब जहां जो अब हमारी कंस्ट्रेंट मोशन की स्ट्रिंग ये होंगे ना, कंस्ट्रेंट मोशन के केस में स्ट्रिंग का जो कंस्ट्रेंट है, उसमें स्ट्रिंग के ऊपर एक जो रेस्ट्रिक्शन ये है कि स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगा, और रहना भी चाहिए। कंस्ट्रेंट मोशन मान लो टाइट स्ट्रिंग है, देखो मैं ऊपर वाले हाथ से इसको पुल करूंगा तो नीचे वाला हाथ साथ साथ में आएगा, दैट इज व्हाट कंस्ट्रेंट मोशन इज। बट अगर मान लो स्लैक था ऐसे, तो मेरे ऊपर वाले हाथ के मोशन की वजह से नीचे वाला हाथ तो मूव किया ही नहीं, दैट मीन्स मैं उस पर सक्सेसफुली एक कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकता नीचे वाले हाथ पे, मैं उसको मूव नहीं करा सकता जहां भी मैं ले जाना चाहूँ। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अगर है तो वी रिक्वायर इट टू बी अ टाइट स्ट्रिंग, नहीं ढीला नहीं होना चाहिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्लैक नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आ गई स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। अब आगे देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ द मोशन सच एज ऑब्जेक्ट, parameter of the motion of such objects along the length of the string and in the direction of extension have a definite relationship between them। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ना, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, तो आपका जो जितने भी पैरामीटर होंगे दे विल हैव डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन देम। डेफिनेट रिलेशनशिप मतलब क्या, कि कितने वेलोसिटी पे कितने टाइम में कितना ऑब्जेक्ट वो होगा मूव, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, या फिर एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी, वो सारे के सारे डिफाइंड पैरामीटर हो जाएंगे ना, क्योंकि स्ट्रिंग है टाइट, तो जितना मूव करोगे उतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब टाइम आप मेजर कर सकते हो, बाकी सारे के सारे जो मोशन पैरामीटर है वो सबके साथ सब कुछ प्रॉपरली डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं डेफिनाइट रिलेशनशिप इनमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन बाय विच मोशन ऑफ टू और मोर बॉडीज विद इन अ सिस्टम आर रिलेटेड इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप। अब कंस्ट्रेंट मोशन को अगर मैथमेटिकली डिफाइन करोगे तो उसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप, यानी जो आपने कंस्ट्रेंट्स उस पर डाले हैं उनके रिलेशनशिप क्या होंगे, उनको मैथमेटिकली डिफाइन करना है। तो देखो हमने बोला कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे कि ए और बी दोनों इक्वल मूव करेंगे। देखो ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है, बी पे आपने फोर्स लगाया राइट साइड में एफ, ठीक है। अब ये फोर्स क्या करेगा, ये बी और ए को मूव करा देगा एक साथ। हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया, बट हम स्पेसिफिकली अभी देख रहे हैं कि हाँ ये थ्योरी होती है ऐसी, तो फटाफट देखेंगे, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। तो फोर्स एफ लगाया, फोर्स एफ लगाने की वजह से दो ब्लॉक थे, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, ये दोनों के दोनों एक साथ ट्रांसलेट कर गए। अब ये हमने क्या, हमने मान तो लिया कि जितना ब्लॉक बी मूव करेगा उतना ही ब्लॉक ए मूव करेगा, यानी एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए। लेकिन इसमें इनहेरेंट अजम्पशन क्या है, द इनहेरेंट अजम्पशन हियर इज कि जो लेंथ है ना स्ट्रिंग की, ये लेंथ ये रहेगी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल हमें मानना पड़ेगा, और दूसरा ये भी मानना पड़ेगा कि ये स्लैक नहीं करेगा, ये इकट्ठा नहीं होगा। अदरवाइज ये अगर ऐसे इकट्ठा हो जाए तो हमारी कंडीशन क्या हो सकती थी, देखो बेटा ऐसे हो जाएगा, ब्लॉक बी है वो इधर आ गया, और ब्लॉक ए मान लो थोड़ा ज्यादा मूव कर गया फॉर सम रीजन, तो स्ट्रिंग ऐसा ऐसा हो गया इकट्ठा, तो दैट इज नॉट अलाउड, ये भी अलाउड नहीं है। और इसके लेंथ में चेंज, अगर इसमें के लेंथ में चेंज हो जाता तो क्या होता, ब्लॉक ए है वो थोड़ा कम मूव किया और स्ट्रिंग जो है बहुत लेंथी हो गया, खिंच गया, और ब्लॉक भी बहुत ज्यादा मूव कर गया, तो ये भी कंडीशन अलाउड नहीं है। तो ये देखो इसीलिए कंस्ट्रेंट फिट किए गए कि पहला क्या किया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि सेकंड केस नॉट अलाउड, ये वाला अलाउड नहीं है। और दूसरा क्या है कि स्ट्रिंग रिमेन्स टाइट डज नॉट स्लैक, कि वो इकट्ठा नहीं होगा, तो ये भी कंडीशन अलाउड नहीं है। ये इसलिए किया गया कि जब मैं बी के मोशन को स्टडी करूं तो मुझे ए के मोशन के बारे में पता चल जाए। क्यों, क्योंकि मैं कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप्स इसमें डाल रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं ए पे कुछ फोर्स लगाऊंगा या कुछ मोशन कराऊंगा तो बी पे क्या इफेक्ट आएगा, या बी पे डालूंगा तो क्या इफेक्ट आएगा ए पे। ठीक है, तो यही होता है कंस्ट्रेंट मोशन, और दोनों ही कंडीशन अलाउड नहीं है, स्लैक होना अलाउड नहीं है और एक्सटेंड होना अलाउड नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हमने देख लिया कि क्योंकि ये स्ट्रिंग ना तो ज्यादा स्ट्रेच होगा ना ही ज्यादा इकट्ठा होगा, तो क्या होगा कि जो भी डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक बी में एग्जिस्ट करेगा, है ना, ब्लॉक बी कुछ डिस्प्लेस किया एक्स बी के बराबर, उतना ही ब्लॉक ए अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा। तो मुझे मिला कि एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, तो मुझे मिल गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी। अब मैं दोनों साइड टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं, भाई ये मोशन कुछ टाइम तो लिया होगा इसने मूव होने में, तो उसके साथ डिफरेंशिएट कर दिया, इससे मुझे मिलेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। अब देखो जब एक्सटेंड नहीं हुआ स्ट्रिंग तो फिर मुझे डेफिनेट रिलेशनशिप मिलने लग गई, कहाँ लिखा था,
डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन देम, किसमें, मोशन पैरामीटर्स में। तो मोशन पैरामीटर क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में मुझे मिल गया कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। सिमिलरली फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक, तो ये होता है कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो एक चीज और होती है, बस इसमें है कुछ नहीं, नाम याद रख लो, एटवुड्स मशीन बोलते हैं इसको, एटवुड्स मशीन। ठीक है, बहुत भारी भरकम सा नाम है, नाम तो भारी भरकम नहीं है यार, एटवुड साइंटिस्ट थे। और मशीन होती है, सिंपल मशीन्स भी तो हमने देखी है, तो मशीन इज समथिंग दैट हैज सम इनपुट और आउटपुट उसका डेफिनेट हो। मशीन का मतलब ही यही होता है कि अगर फॉर ए गिवन इनपुट इफ इट इज आउटपुटिंग, उसका अगर डेफिनेट आउटपुट हो, यानी आउटपुट के बारे में आपको पता हो कि ये इनपुट दूंगा तो आउटपुट ये आएगा। जैसे कि सिंपल मशीन का एग्जांपल होता है कैंटिलीवर, है ना, कैंटिलीवर या फिर लीवर भी बोलते हैं ना उसको। जैसे मान लो मैं करता हूं कि इसको ऐसे, यार क्या बोलूं मैं, अच्छा चल छोड़ो, ऐसे समझ नहीं आएगा तुम्हें, आउटपुट इनपुट के तौर पे मैं बताता हूँ, सिंपली समझो कि जैसे आप स्विच को ऑन करते हो तो आपको पता है कि लाइट बल्ब ऑन हो जाएगा, तो फॉर अ गिवन इनपुट की ऑन किया, आउटपुट आया। ऐसा अगर आपको सिंपल मशीन्स में मिल रहा है फिजिक्स के केस में, तो वो होगा, उसको बोलते हैं मशीन। ठीक है, 5 तरीके की होती है सिंपल मशीन, वो आपने स्टडी की होंगी, कुछ कुछ मुझे भी याद है। स्क्रू बोलते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन, कैंटिलीवर, और क्या था भाई, बताओगा, कोई बताएगा? ठीक है, 3 होती है और 2 भी होती हैं, ठीक है। अब उसका यहाँ पे वो नहीं है, मैं मशीन बता रहा था कि मशीन ऐसी चीज होती है जहां पे अगर आप फॉर ए गिवन इनपुट देयर शुड बी सम डेफिनेट आउटपुट, और डेफिनेट आउटपुट आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो मतलब हम फिर कंस्ट्रेंट मोशन को स्टडी नहीं करते। कंस्ट्रेंट मोशन का भी तो मतलब यही है कि फॉर ए गिवन इनपुट अगर आउटपुट हमारा डिफाइंड हो, तो इसलिए वहां से मशीन वर्ड आ गया ये, कि मशीन का मतलब भी यही होता है कि फॉर ए गिवन इनपुट अगर एक डेफिनेट आउटपुट हो तो उसको मशीन बोलते हैं। एटवुड्स मशीन का मतलब है कि एटवुड साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। अब देखो मशीन को देखो, मशीन कुछ नहीं है, बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, ये एक पुली है, ठीक है, उस पे 2 मास है, M1 एंड M2। पुली पे 2 मास लटके हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग उनको बंधा हुआ है। अब अगर तो ये मास 2 जो है M2 ये नीचे जाएगा तो मास 1 क्या करेगा, ऊपर जाएगा, है ना। मास 2 अगर नीचे जाएगा तो मास 1 क्या करेगा, मास 1 विल मूव डाउनवर्ड्स। अगर मास 1 नीचे जाएगा तो मास 2 ऊपर जाएगा। तो ऐसी मशीन जिसमें ऐसा हो रहा हो वही एटवुड्स मशीन है। डिवाइस इन विच 2 ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए, यानी किसी तार से कनेक्ट किए गए, ओवर अ पुली, पुली के ऊपर से, सो दैट वन फॉल्स डाउन अदर राइजेस, एक नीचे जाए तो दूसरा ऊपर जाए, तो ऐसी मशीन को बोलते हैं एटवुड्स मशीन। ठीक, अब देखो, अब ये वर्ड आपको क्यों बोला मैंने कि एटवुड, एटवुड नाम कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि एटवुड्स मशीन में ऐसा हो रहा है, तो ऐसे घबराएंगे नहीं कि ये क्या सिलेबस से बाहर की चीज आ गई। ठीक है, सिंपल पुली और 2 मास लटके होंगे तो उसी को बोलते हैं एटवुड्स मशीन। अब देखो x1 इज इक्वल टू x2, क्यों, क्योंकि ये हमने देखा यार, डिस्प्लेसमेंट मान लो, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ब्लॉक बी मूव किया x2 डिस्टेंस, तो इतना, क्योंकि ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मेरा स्ट्रिंग के लेंथ में कोई चेंज नहीं आ सकता, तो मुझे पता है कि ये x1 जो होगा उतना ही राइज करेगा। तो x1 जितना राइज किया या मास 1 जितना राइज किया उतना ही मास 2 डिप करेगा, तो दैट मींस x1 इज इक्वल टू x2। फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू बराबर दोनों की, और फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर दोगे तो इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन भी दोनों का बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने देखा पुली के केस में। अब यही इसी स्टेप को थोड़ा आगे ले जाओगे तो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लीवर एंड पुली, जो पुली के प्रॉब्लम्स है, स्ट्रिंग एंड पुली प्रॉब्लम्स, वो हम लोग अभी सॉल्व कर सकते हैं। इसके स्टेप्स देखो क्या क्या लेने होंगे हमें। पहला ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा, अभी उसमें यहाँ पे 2 पुली हैं, एक है 2 है, ये कितने भी हो सकते हैं, हमें टेंशन नहीं लेनी, राइट, कितने भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब चलेगा, कोई टेंशन नहीं। स्टेप वाइज स्टेप देखो करना क्या है। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ द स्ट्रिंग्स इन द प्रॉब्लम। पहले ऑब्जेक्ट को स्टडी कर लो कि कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2 पुली हैं, 2 ब्लॉक हैं और स्ट्रिंग एक ही है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे गया। ठीक, तो ये हमने देख लिया स्टेप 1। स्टेप 2 है अज्यूम वेरिएबल्स इन डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट द पैरामीटर्स ऑफ मोशन। वेरिएबल्स अज्यूम कर लो, ठीक है,
वेरिएबल अज्यूम क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L1 बोल दी, ये L2 बोल दी, ये L3 बोल दी, ये L4 बोल दी, ठीक है। इस वाले पुली की वेलोसिटी बोल दी VP, क्यों? क्योंकि ये पुली ऊपर नीचे मूव करेगा, फ्री टू मूव है। ये वाला यहाँ पे फिक्स्ड है, तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 M1 वाले ब्लॉक की V1 मान ली, क्योंकि V2 मान ली, यानी हर एक आपने मोशन पैरामीटर को कोई वेरिएबल असाइन कर दिया। डायरेक्शन अज्यूम कर लो, डायरेक्शन, भाई डायरेक्शन क्या है, ये अज्यूम कर लिया कि डाउनवर्ड में जाएगा तो VP, अगर VP डाउनवर्ड में आता है तो पॉजिटिव वैल्यू है, V भी डाउनवर्ड में आता है तो पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन अज्यूम कर लो और वेरिएबल्स डाल दो। ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 क्या है? आइडेंटिफाई अ सिंगल स्ट्रिंग एंड डिवाइड इट इनटू डिफरेंट लीनियर सेक्शंस एंड राइट द इक्वेशन। जो सिंगल स्ट्रिंग था ये वाला, इसको आइडेंटिफाई कर लो और उसकी जो भी लेंथ है उनको लिख दो डिवाइड करके ऐसे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, जितने भी डिवाइड पोर्शन में डिवाइडेड है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल भी है और स्लैक भी नहीं कर सकता, स्लैक भी अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब का सम जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। बस ये तीसरा स्टेप है। देखो पहला स्टेप क्या, पहले प्रॉब्लम को देख लो, हाँ इसमें ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा, पैरामीटर्स असाइन कर दो कि कौन कौन सा क्या क्या रहेगा। तीसरा क्या है, स्ट्रिंग ऑफ जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट करके सम कर दो सारी लेंथ का। स्टेप 4 देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो पहले लेंथ के टर्म्स में बात हो रही थी, बाद में वेलोसिटीज के टर्म्स में बात होने लगेगी। फिर राइट डिफरेंशियल इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज एंड ऑब्टेन द कांस्टेंट इक्वेशन, इक्वेशंस निकाल लो, इसमें कुछ मोशंस की इक्वेशन आपको मिलेंगी, वो इक्वेशन निकालो। पॉजिटिव साइन इंक्रीज इन लेंथ को डिफाइन करता है, नेगेटिव डिक्रीज इन लेंथ, मतलब एक सेक्शन की, स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल रहेगा बट एक सेक्शन की बात करें तो ऐसा होगा। फिर स्टेप 6, कुछ वैल्यूज मिल गई, नहीं मिली तो फिर से दोबारा से रिपीट कर लो स्टेप्स को, जो भी गिवन वैल्यूज आती जाए उनको दोबारा से वैल्यूज को डालोगे तो बची हुई वैल्यूज भी आपकी निकल आएंगी, राइट। अब देखो, जो हमने अब तक देखा, पहली चीज क्या देखी जी, पहली चीज हमने देखी कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या है, दूसरी चीज हमने देखी एटवुड मशीन क्या है, ठीक है। तीसरी चीज हमने उसी में देखी कि वेलोसिटी जो हमारा मोशन है वो कंस्ट्रेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो भी आएगा, है ना, ए और बी के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ए बी का बराबर होगा, क्यों? स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, राइट। अब उसी तरीके कंसेप्ट यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। एक बार क्वेश्चन 1 को आप पढ़ो, रीडिंग रीडिंग करना है, ठीक है। जिनको आता है वो सोल्व कर सकते हैं, नहीं आता तो बस इसको पढ़ लो क्वेश्चन 1 को, फिर सोल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन 2 को करेंगे। पहले 1 को पढ़ लो आराम से, क्या पूछ क्या रहा है ये, 2-3 बार पढ़ो। जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आती है वो 1-2 बार 2-4 बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो। इन द सिस्टम दिस इज गिवन, क्या फाइंड आउट करना है, फिर आंसर आ जाएगा।
पढ़ लिया भाई? यस सर। ठीक है, अब देखो इन द सिस्टम शोन इन द फिगर, जो फिगर में आपको सिस्टम दिखाया गया, राइट? सिस्टम क्या है? पूरे के पूरे जितने भी हमारे ये है ए बी सबको मिला के सिस्टम बोल रहे हैं। ब्लॉक ए इज पुल्ड टुवर्ड राइट, जो ब्लॉक ए है उसको राइट की तरफ पुल किया गया, ठीक है, इस पोजीशन से इसको खींच के ले जा रहे हैं राइट साइड में विद स्पीड ऑफ वी ए इसकी स्पीड है जिससे आप इसको खींच के ले जा रहे हो राइट साइड में, ठीक। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी एट द इंस्टेंट व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा। ब्लॉक बी की वेलोसिटी बताओ जब ये स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है, जब ये एंगल थीटा रहेगा तो उस टाइम पे ब्लॉक बी की वेलोसिटी बताओ। अब देखो ब्लॉक ए को तो आप खींच के ले जा रहे हो राइट साइड में, और ब्लॉक बी मूव करेगा डाउनवर्ड। अप वर्टिकली अपवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड, हाँ डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अपवर्ड डाउनवर्ड अपने आप आ जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें, जब आप वैल्यूज रखोगे तो अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड पॉजिटिव नेगेटिव से आ जाएगा। बट अभी देखो मतलब मोशन इसका ऐसे ही हो सकता है, वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक। अब ब्लॉक ए को खींच के ला रहे हो तो ठीक है, थोड़ा सा ये इधर आएगा, इसका इंक्लिनेशन होगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो अब आपको वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है, जब वेलोसिटी ऑफ ए तो वी ए है, एंगल थीटा है, और वी बी क्या रहेगा, ये वी बी बताना है। किसी का आया भाई, ये ट्राई किया जिनको पहले से आता है वो? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देखो वैसे तो सिंपल है, इसमें सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि एक ट्रायंगल बना लो, थीटा एंगल रहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए ये है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी ये है, और ये क्या है, बस आप इस हिसाब से यू कैन फाइंड आउट कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल वी बी को, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखो ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो बेटा, इधर पेन काम नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो वर्टिकल डायरेक्शन में, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी है, ठीक है, उसका कंपोनेंट ले लो आप अलोंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक्चुअल में तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंजर्व करनी है ना, कि जितना स्ट्रिंग इधर से मूव करेगा उतना ही ब्लॉक बी डाउनवर्ड या अप मूव कर जाएगा। तो आप लोग जो वेलोसिटी ऑफ ए है ये, इसका कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के अलोंग ले लो, तो आपको स्ट्रिंग की वेलोसिटी पता चल जाएगी, और वही वेलोसिटी इधर पूरी की पूरी मैनिफेस्ट हो रही है वर्टिकल या अपवर्ड या डाउनवर्ड। क्यों? यहाँ पे स्ट्रेट है, जिस डायरेक्शन में आप मोशन निकालना चाहते हो उसी डायरेक्शन के अलोंग स्ट्रिंग अलाइंड है। तो आप क्या करो, वेलोसिटी ऑफ ए है, इसका प्रोजेक्शन लो, या फिर इसको बोलते हैं कि इसके अलोंग स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी निकाल लो, वो क्या रहेगी, वी ए कोस थीटा, और फिर उस हिसाब से आपको मिलेगा। देखो ऐसे ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू जरूरत नहीं है, वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ थीटा ओनली। अगर थीटा दिया होता तो हम लिख देते, ओके सर। नहीं दिया तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वी ए है, अब वी ए क्या है, हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक तो जो इधर जाएगा और दूसरा जो इधर ऐसे जाएगा, राइट। तो अब स्ट्रिंग जो है वो मेरा वो इसके अलोंग है, ठीक है। तो जब वी ए है, वी ए का कौन सा कंपोनेंट इधर जाएगा भाई, वी ए कोस थीटा वाला, और एक एक ऐसा होगा जो इसको इधर मूव कराएगा, दैट इज वी ए साइन थीटा। अब देखो वी ए कोस थीटा है ना, वो स्ट्रिंग के अलोंग है, और स्ट्रिंग की ही बारे में बात होती है कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल रहेगा। यानी वी ए कोस थीटा से अगर स्ट्रिंग इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स इसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उसी से इधर मूव करेगा। क्योंकि देखो हमने क्या देखा था बेटा, रिलेशनशिप में देखा था ना कि लेंथ जिधर जितनी इधर कम होगी उतनी इधर बढ़ जाएगी, मतलब क्या है, समेशन ऑफ लेंथ कांस्टेंट रहेगा। उसी को डिफरेंशिएट करके हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि वेलोसिटीज भी बराबर रहेंगी स्ट्रिंग के ऊपर। तो इसलिए इस केस में आपने अगर स्ट्रिंग के ऊपर वेलोसिटी निकाल ली जो कि वी ए कोस थीटा आई, वही वेलोसिटी वी बी होगी। क्यों? क्योंकि अब देखो डाउनवर्ड में मूव कर रहा है, और इसका मोशन भी डाउनवर्ड है और स्ट्रिंग भी उसी के अलोंग अलाइंड है। पहले क्या था, मोशन इधर था बट स्ट्रिंग अलाइंड नहीं था, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी निकाली जो वी ए कोस थीटा आई। बट इधर वी बी के केस में जब मैं वी बी की साइड जाके देख रहा हूँ तो वर्टिकली ही अलाइंड स्ट्रिंग है और वेलोसिटी भी वर्टिकली है, तो पूरी की पूरी वेलोसिटी यानी कि जीरो हो जाएगा एंगल। कोस थीटा लो, कोस जीरो क्या होता है,
कोस जीरो क्या होगा, अगर ट्राइंगल भी बनाने लगो जिसपे वी बी ऐसा रहे और कुछ ऐसा मान लो, कुछ ऐसा मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये थीटा आया। अब देखो ये कंपोनेंट क्या आएगा, कोस थीटा। कोस कोस जीरो क्या होता है, 1 होता One. है ना। तो दैट विल बी वी बी, और ये जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा कंपोनेंट एक ही रहेगा और वो ये रहेगा, दूसरा कंपोनेंट जीरो रहेगा साइन थीटा वाला। दैट मीन्स कि साइन थीटा कंपोनेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ना। तो इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर जो होगा वो जीरो रहेगा। दैट मीन्स पूरा का पूरा कंपोनेंट इसी के डायरेक्शन में है। तो ये भी सारे सारे कंसेप्ट हैं भाई, ऐसे तुम्हें जिस तरीके से समझ आए उस तरीके से समझ लो, ट्राइंगल के हिसाब से आ जाए या फिर सीधा सीधा। तो लॉजिक तो यही बोलता है कि वेलोसिटीज आपको वर्टिकल के अलोंग निकालनी है और स्ट्रिंग भी उसी में अलाइंड है, तो पूरा का पूरा कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो वी बी किसके इक्वल होगा, इस स्ट्रिंग पे वेलोसिटी तो सेम है, तो जो इधर है वही वी बी के बराबर होगी, यानी वी ए कोस थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी बी। ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन और पढ़ो, स्ट्रिंग के ऊपर वेलोसिटी बराबर कर देना इसमें भी। इन द सिस्टम शोन इन द फिगर फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक ए की वेलोसिटी निकालो इफ बी इज पुल्ड टुवर्ड राइट विद स्पीड वीबी। वीबी स्पीड से बी को पुल किया गया राइट साइड में। अब वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है आपको इन टर्म्स ऑफ एंगल मेड बाय द। अब देखो बेटा वही करना है जो जो वेलोसिटी मान लो इधर रहेगी अलोंग द स्ट्रिंग, जो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग यहाँ पे रहेगी, राइट, यहाँ बोल दिया वी, तो वही यहाँ रहने वाली है वी। अब फर्स्ट केस इधर वाले केस से आप वी की वैल्यू निकाल लो, थीटा लगा के, ये थीटा मान लिया, राइट। अब फिर वही ये वी आ जाएगा, फिर आपको वी ए निकाल लो। इसको अल्फा मान लेना इस एंगल को, ठीक है, इसको थीटा मान लो, उधर वाले को अल्फा मान लेना। एक बार इस सॉल्यूशन को देखो बेटा, आपको वी बी गिवन था, वी ए निकालना था, तो कैसे निकाला देखो। हम लोगों को पता है कि स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल रहेगा, यानी कि जो वेलोसिटी आएगी स्ट्रिंग पे वो बराबर रहेगी दोनों केस में। तो फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया वी बी से, ठीक है, थीटा बी इसको ले लिया, थीटा ए इसको ले लिया। अगर थीटा अल्फा से किया तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा ए की जगह अल्फा रख दो, बी की जगह थीटा रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी थीटा बी यहाँ दिया हुआ है, राइट। तो वी बी से पहले मैं थीटा बी के हिसाब से यहाँ कंपोनेंट पे आया, ऐसा कंपोनेंट निकालो जो स्ट्रिंग के अलोंग है, वी बी थीटा बी, राइट, वी बी कोस थीटा बी। तो यही वेलोसिटी इधर रहेगी, दैट विल बी वी बी कोस
थीटा बी, वी बी कोस थीटा बी। और इधर से आते हो वी ए के हिसाब से, फिर थीटा लगा के फिर क्या आएगा, वी ए कोस थीटा ए। इधर से जाते हो वी ए से स्ट्रिंग पे वेलोसिटी निकालते हो तो वी ए कोस थीटा ए के बराबर आती है, इधर से निकालते हो तो वी बी कोस थीटा बी के बराबर। दोनों को इक्वेट कर दो, वी ए कोस थीटा ए इज इक्वल टू वी ए कोस इज इक्वल टू वी बी कोस थीटा बी। तो फाइनली आपको वेलोसिटी ऑफ ए मिल जाएगा, राइट। बस कंपोनेंट आपको निकालने हैं। एक बार इस फिगर को देखो और फिर से ट्राई करो, इस फिगर को देख के और फिर से एक बार ट्राई करो। हुआ किसी का? देखो अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बी क्वेश्चन में मुझे दे रखा है, राइट। तो मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, देखो ऐसा वेलोसिटी जिसका हाइपोटेन्यूज, ऐसा ट्राइंगल जिसका हाइपोटेन्यूज वी बी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो अब इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो ऐसे डायरेक्शन में और दूसरा इसके परपेंडिकुलर ऐसे, राइट। अब देखो ये थीटा एंगल, ये एंगल मुझे थीटा बी दिया क्वेश्चन में, जिस हिसाब से सॉल्यूशन है उस हिसाब से कर रहे हैं, राइट। थीटा बी, अब थीटा बी, थीटा के जस्ट साइड वाला वी बी कॉस थीटा बी, तो यानी कि स्ट्रिंग के अलोंग अब इधर जो वेलोसिटी आ रही है ना वो वी बी कोस थीटा बी के बराबर है। अब स्ट्रिंग क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है, यानी इधर भी वो सेम ही रहेगा, यहाँ भी वेलोसिटी वी बी कोस थीटा बी रहेगी। अब ए के साइड से देखो, ए पे ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसका हाइपोटेन्यूज वी ए को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसको इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो ये ऐसे था पी ए, एक होगा स्ट्रिंग के अलोंग और दूसरा आएगा ऐसे, ये एंगल है थीटा ए। अब ये बेस है, बेस के साइड वाला क्या होगा, वी ए कोस Cos थीटा ए, वी ए साइन थीटा ए। अब देखो बेटा, यहां से ए की साइड से गया तो मुझे वेलोसिटी मिली, ए साइड से जब रिजोल्व किया तो मुझे मिला कि दिस वेलोसिटी इज, ये जो ए की स्ट्रिंग तो एक ही है, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, तो ए की साइड से गया तो मुझे मिला वी ए कोस थीटा ए, और बी के साइड से देखता हूं तो मुझे मिला वी बी कोस थीटा बी। तो मतलब एक ही स्ट्रिंग पे वेलोसिटीज दो दो अलग अलग पॉइंट, दो दो अलग अलग सोर्सेज से निकाल रहा हूँ, तो जो आ रही है मतलब वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगी अगर आप एक ही पॉइंट पे निकाल रहे हो। तो दैट मीन्स वी ए कोस थीटा ए इज इक्वल टू वी बी कोस थीटा बी। तो ये यही वैल्यू यूज करके आप वी ए कोस थीटा ए इज इक्वल टू वी बी कोस थीटा बी। अब यहां से आपको वी ए निकालना है, बस वी बी आपको गिवन हो तो वी ए इज गोइंग टू बी वी बी कोस थीटा बी डिवाइडेड बाय कोस थीटा ए। ठीक है, यही सोल्व करने पे आपको मिला वी ए इज इक्वल टू वी बी कोस थीटा बी डिवाइडेड बाय कोस थीटा ए। ठीक है, फर्स्ट केस में भी आपने ये देखा था कि स्ट्रिंग की वेलोसिटी सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि वो इनएक्सटेंसिबल है, इधर भी सेम रहेगी। स्पीड, एक्चुअली स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी नहीं है। और बेटा देखो यहाँ भी डेलिबरेटली स्पीड लिखा है, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में हम कोई सेंस नहीं ड्रॉ कर रहे, हम आई कैप जे कैप के कैप ऐसा कुछ नहीं लिख रहे, बस हम ये लिख रहे हैं कि जितना स्पीड से इधर मूव करेगा वही मूव करेगा। और यहाँ भी स्पीड सी है, अगर वेलोसिटीज होते तो इन पे वेक्टर आता। ठीक है, वेक्टर नहीं लगाया तो स्पीड। अब देखो इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी है, इसको एक बार पढ़ो, ट्राई करने की कोशिश करो। थर्ड क्वेश्चन जो है सेम कंसेप्ट लगेगा, बस इसको एक बार पढ़ो, थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करो।
4 मीटर पर सेकंड आया किसी का बेटा, अपवर्ड्स, 4 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स। देखो अभी ध्यान से देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। In the system shown in the figure, the block R is moving towards left at 10 मीटर पर सेकंड। ये ब्लॉक आर है, ये लेफ्ट साइड में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। गिवन डेटा ये। ब्लॉक पी गोज अप एट 3 मीटर पर सेकंड। ब्लॉक पी है ये पी, ये 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक क्यू। क्यू की स्पीड आपको बतानी है। ठीक है, केवल यहाँ पे एक चीज देखो कि स्ट्रिंग जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा, स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स रहेगी। राइट, अब मैं आपको एक गिवन डेटा देता हूँ, देखो थोड़ा ब्रेक डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। ये हटा दो यहाँ से, ये मूव नहीं कर रहा, ये फिक्स्ड है। ठीक, अगर ये फिक्स्ड रहता तो दो कंडीशन थी कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट मोशन की। दो कंडीशन थी, पहली क्या थी कि स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं होगा, और दूसरी क्या, स्ट्रिंग जो है इकट्ठा भी नहीं होगा। तो स्ट्रिंग स्ट्रेचड ही रहेगा और लेंथ में कोई इंक्रीज नहीं होगा। तो देखो अब ब्लॉक आर को मैंने फिक्स कर दिया है, ब्लॉक आर अब मूव नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, मैं आपको छोटा कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ब्लॉक आर मूव नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। केवल ब्लॉक पी है वो 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, 3 से। तो ऐसा क्या होगा, देखो जब ये 3 से ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग की जो अगर ये इधर मान लो इधर मूव करता है, मीटर पर सेकंड छोड़ो, आप मीटर में बात करो। मान लो कि इधर से ये 1 मीटर ऊपर चला गया, राइट, ये 1 मीटर ऊपर चला गया स्ट्रिंग, जो ये ब्लॉक पी है ये 1 मीटर ऊपर चला गया। ठीक है, तो ब्लॉक पी 1 मीटर ऊपर जाने की वजह से क्या होगा, क्यू कितना नीचे आएगा ये बता सकता है कोई? क्यू कितना नीचे आएगा? आर को फिक्स कर दिया, आर की साइड से कोई मोशन नहीं हो रहा। पी जब 1 मीटर ऊपर चला जाएगा तो क्यू कितना नीचे आएगा, फील करके बताओ ये चीज। 2 मीटर नीचे नहीं आ जाएगा भाई? देखो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ फिक्स है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स है। देखो यहाँ से जब ये यहाँ से मूव करके 1 मीटर ऊपर चला गया तो स्ट्रिंग तो 2 बार घट गया ना, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो दोनों साइड से कम हुआ, यानी कि स्ट्रिंग जो है वो 2 मीटर मूव कर गया डाउनवर्ड, इधर 2 मीटर मूवमेंट आएगा। जब ये 1 मीटर मूव करेगा तो यहाँ पे 2 मीटर मोशन होगा। समझ आता है ये? Yes, sir. ठीक है, और अगर ये 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो ऊपर तो ये कितना नीचे आएगा, 6 मीटर पर सेकंड। भाई 1 सेकंड में कैलकुलेट कर लो, 3 मीटर गया तो 6 मीटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब आपका आर जो है वो फिक्स रहे। जब आर जो है फिक्स रहे तब ऐसा होगा कि ब्लॉक पी 3 मीटर से ऊपर मूव करेगा तो ब्लॉक क्यू है वो 6 से नीचे आएगा। फील करो इसको, ऐसे फील से ही आएगा, ऐसे नहीं आ पाएगा। 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बोल दिया कि ये जो है 3 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा ऊपर, तो इसके 3 मीटर की वजह से तो इसको आना चाहिए था 6 मीटर पर सेकंड नीचे। बट फिर आपने स्ट्रिंग को 10 मीटर से खींच लिया,
तो 10 मीटर से स्ट्रिंग को आप ऊपर खींच रहे हो और 6 मीटर पर सेकंड से नीचे गिरा रहे हो, तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या आएगी? 10 minus 6 10 equal to माइनस 6 इन दी 4. अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखो इसमें दो इफेक्ट आए, पहला आया पी के वजह से, खाली पी के वजह से, खाली पी के वजह से क्या है 6 मीटर डाउनवर्ड, और 10 मीटर इधर खींच रहे थे तो सीधा सीधा 10 मीटर ऊपर आया, तो नेट आएगा मोशन वो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, केवल और केवल चीज जो याद रखी वो ये रखी कि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी और स्ट्रिंग इकट्ठा नहीं हो सकता, बस यही चीज आप देखो, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड आएगा और इसकी वजह से 6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, तो नेट जो आएगी दैट इज 10 माइनस 6 4 मीटर पर सेकेंड इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो ऐसी फील लेके करना है क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, जिनका नहीं आया बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। एक क्वेश्चन ये है, इसको और देख लो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एंड ए एट द इंस्टेंट व्हेन रॉड इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ये जो रॉड है वो एंगल थीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक, तो आपको वेलोसिटी ऑफ एंड ए कौन सा है, ये वाला एंड, दैट इज ए। ठीक है, एंड ए, इसकी वेलोसिटी बतानी है जब ये जो बी वाला एंड है वो वी बी से मूव कर रहा हो। आपको यहाँ भी कंपोनेंट लेने हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। लेंथ ऑफ द रोड ये रहेगी कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या कर सकते हो, देखो बेटा, थीटा ये आया, ये थीटा, वी ए और वी बी इन दोनों के टर्म्स में निकाल लो, ट्राइंगल ड्रॉ करो ऐसा, ठीक, अरे यार क्या ट्राइंगल बन रहा है ये, ठीक है, हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है एल, जो कि स्ट्रिंग भी है, इसकी लेंथ रहेगी फिक्स, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो है वी बी और एक वर्टिकल कंपोनेंट है जो है वी ए, और ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि वी बी इज इक्वल टू एल कोस थीटा, थीटा कोस कंपोनेंट थीटा के जस्ट साइड वाला, वी ए इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ठीक है, वी ए को वी बी से डिवाइड कर दूं, वी ए बाय वी बी इज इक्वल टू एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल कोस थीटा, एल से एल उड़ जाएगा और कोस थीटा से साइन थीटा कटेगा तो क्या बचेगा, टेंजेंट थीटा, tangent theta. तो टेंजेंट थीटा बचेगा, तो इंप्लाइज क्या, वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू टेन थीटा या फिर वी ए इज इक्वल टू वी बी टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे क्या अज्यूम किया आपने, देखो यहाँ पे तो ट्राइंगल बन रहा था, सीधा दिख रहा है कि यार एल का एक कंपोनेंट होगा वी ए और एल का दूसरा कंपोनेंट होगा वी बी, बट अज्यूम क्या किया कि लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो आपने जब स्टार्ट किया था टॉपिक तो याद करो क्या था, जो नाम था ना वो खाली स्ट्रिंग नहीं था, उसके साथ स्ट्रिंग था और रोड, तो कभी कभी रोड भी आएगी, रोड है, रोड में भी क्या है वही प्रॉपर्टी है कि इट विल नॉट स्लैक एंड इट विल बी इनएक्सटेंसिबल। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है।